अब बात शुरू करने में समझ नहीं आती, मैं कहाँ से पूछना शुरू करूं। होली क्राइसिस कहते हैं जिसे, उसने घेर रखा है वतन अजीज को। चले शुरू कर लेते हैं। क्या ईद के बाद कहा जा रहा है कुछ बड़ी खुदा न खास्ता गिरफ्तारियां मुतवक्को है, और ये सब कुछ हो रहा है जो खुद मुस्लिम लीग नून अपनी ही हुकूमत से नाराज है। हमने राणा सनाउल्लाह साहब को देखा कि जी नकवी साहब तो पीएम भी बन सकते हैं, तो नाराज भी हैं, हुकूमत में भी हैं। ये कहां से, इधर आप ही मुझे एनालिसिस करके बताएं, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूं हबीब अकरम साहब। देखिए, अगर मुस्लिम लीग नून का पॉलिटिकल मौकिफ देखा जाए तो वो ये समझते हैं कि उन्होंने हुकूमत बना के पाकिस्तान के ऊपर एक एहसान किया है, उन्होंने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चूंकि सबसे बड़ी पार्टी थी और उसने हुकूमत नहीं बनाई, तो इस वजह से हमें हुकूमत बनानी पड़ी, तो लिहाजा ये पाकिस्तान के ऊपर एक एहसान की कैफियत है। तो दूसरी बात यह है कि एहसान करते हुए भी प्रॉब्लम यह है कि मुस्लिम लीग नून तनहा कुछ भी नहीं कर पा रही। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दबाव है, तो लिहाजा ऐसी कैफियत में पीएमएल-एन के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कुछ बेबसी का एहसास तंग कर रहा है। इस वजह से उसके अंदर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरीके की कुछ आपको एतराज़ात नजर आते हैं, कुछ शिकवे गिले भी नजर आते हैं। तो ये एक नेचुरल बात है जिनसे मुस्लिम लीग नून गुजर रही है। और दूसरी इसकी बुनियादी बात काजी साहब ये भी है कि मुस्लिम लीग नून ने पिछले 2-3 साल में अपने आप को वोट को इज्जत दो के एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव से लेके फौरन ही यानी बहुत तेजी से एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव पर शिफ्ट किया है। तो जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह शिफ्ट करते हैं तो उसके अंदर तोड़फोड़ होना, गिले शिकवे होना, आवाजें उठना बहुत ही आपको पता है कि यकीनी हो जाता है। तो लिहाजा वो सारी सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं। अच्छा हबीब अकरम साहब, ये भी आप देख रहे हैं, ये जो खत आया, अब तो खतूत आ रहे हैं और खुद जो है वो इंसाफ देने वाले इंसाफ के तलब करते नजर आ रहे हैं। तो ये अभी थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी किरमानी साहब से, और आपकी मेरी बात भी रहती है, ये पैसे और पावर और पॉलिटिक्स ने कुछ पार्लिमानी जमहूरियत को कुछ खाना खुआर नहीं कर दिया इसका। देखिए, पार्लिमानी जमहूरियत में अगर वाकई कुछ ऐसा हो चुका होता, यानी अगर आप पार्लिमानी जमहूरियत को इसके लिए आप ये नहीं मतून या उसको उस पे इल्जाम नहीं धर सकते। एक्चुअली आप सिस्टम के ऊपर धर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पार्लिमानी जमहूरियत की नाकामी है या इस वक्त जो सूरत हाल बनी नजर आ रही है कि ऐसा लगता है कि पार्लिमानी जमहूरियत हमारे मसाइल का हल नहीं है, तो उसकी वजह इलेक्शन में होने वाली धांधली है। और ये पार्लिमानी जमहूरियत के जरिए ही पहली बार साबित हुआ है कि जितने लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जुड़ के जीते हैं, उन्होंने शायद ही कोई पैसा खर्च किया हो अपने इलेक्शन पे। उनके मुखालिफिन को खर्च करना पड़ा हो और पता नहीं किन किन मद्दात में करना पड़ा हो, क्योंकि कई तरह की कहानियां पाकिस्तान के अंदर गर्दिश कर रही हैं। लेकिन बहरहाल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफा ऐसा हुआ कि बगैर पैसे के लोग जीते, और बाज ऐसे लोग जीते हैं जो पहली दफा इलेक्शन में खड़े हुए और वो किसी न किसी ऐवान के मेंबर बन गए। तो यहाँ पे तो पार्लिमानी जमहूरियत की इसको आप नाकामी नहीं, इसको कामयाबी कहें। नाकामी का पार्ट वो है कि जब आपने मैंडेट की हामिल पॉलिटिकल पार्टियों को इक़्तिदार में नहीं आने दिया और मैंडेट की किरचियों को जोड़कर एक बर्तन बनाने की कोशिश की है, अब उसमें से पानी रिस रहा है, तो आप कह रहे हैं कि पार्लिमानी जमहूरियत नाकाम हो गई। ये ऐसा नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम ये है कि जो शक्ल दी थी पार्लियामेंट जमहूरियत के जरिए अवाम ने, वो शक्ल एक्सेप्ट नहीं की जा रही। अच्छा, अब एक और बात हो रही है, एक ग्रैंड डायलॉग के साथ एक ग्रैंड अलायंस भी बन रहा है और बताया जा रहा है चकजई साहब उसको हेड करेंगे। खान साहब के हवाले से उनके हवारी, उनके दोस्त, उनके चाहने वाले बड़े पुरुम्मीद हैं कि जनाब वो 2/3 मेजॉरिटी से तशरीफ लाएंगे दोबारा। ये क्या आपको एक दीवाने का ख्वाब लगता है या क्या है आपका इस पे टेक? दुनिया में जब भी कोई सियासी तहरीक चलती है तो उसके इब्तिदा में वो दीवाने का ख्वाब ही नजर आती है। आप देख लीजिए कि कोई भी सियासी तहरीक उठा के देख लीजिए कि उसका आगाज जो है वो जितना भी बड़ा करने की कोशिश की जाए अमली तौर पर वो छोटा ही होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही तहरीक इतना कदकाठ, इतना मॉस गैदर कर लेती है कि उसके बाद उसको उससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
तो पाकिस्तान के अंदर अलायंसेस पहले भी बनते रहे हैं पाकिस्तान के, और आप अलायंसेस की कामयाबी तो आप देख लीजिए कि 1977 में एक अलायंस बना था, वो भी अपने मकासद में कामयाब रहा। उसके बाद आईजे बना था, वो भी अपने मकासद में कामयाब रहा। अभी हाल ही में एक अलायंस ने अक्टूबर 2022 में बन के एक हुकूमत गिरा दी थी और वो भी कामयाब रहा, और एक बार फिर एक अलायंस वजूद में आ गया जिसने हुकूमत बना ली। तो अब उसके खिलाफ अगर एक दूसरा अलायंस वजूद में आता है तो इसमें कोई, मेरा ख्याल है, कोई हैरत की बात तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये अपोजिशन का अलायंस जो बन रहा है, इसमें आप मुख्तलिफुल ख्याल जमातें, शायद उनका इतना वजन तनहा ना हो और या कहीं पॉकेट्स में हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक ऐसी जमात है जो मुल्कीर है, इसका हर जगह वजन मौजूद है। अब अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी अलायंस में जाती है और उस फर्ज किया मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अब एक जलसे की इजाजत तलब करती है, तो उसको भी इजाजत नहीं मिलती, उसको भी इजाजत नहीं मिलती जलसे की। या मौलाना, या माफ कीजिएगा, महमूद खान अचकजई साहब पशीन में और क्वेटा में अगर जलसा करना चाहते हैं, वहां पर भी उन्हें इजाजत नहीं मिलती। तो इसका मतलब तो यह है ना कि फिर सिस्टम आया हो गया। वो जो इंसाफ की बात की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, फिर वो वाकई उसके अंदर वजन पैदा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ये अलायंस जो है, ये सिस्टम की लिमिट्स भी टेस्ट करने के लिए है, और मुझे तवक्को है कि हमारा सिस्टम जो है अब एक खास हदूद जो है पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हदूद और दस्तूरी हदूद उनको क्रॉस नहीं करेगा। और ये जिसे कहते हैं ना, एक लताइफुल हील के जरिए अगर पीटीआई वापस मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रही है तो उसे आने देना चाहिए, उसे वेलकम करना चाहिए। और उसके चांसेस मौजूद है दोबारा इसी तरह जैसे कहा जा रहा था कि थंपिंग मेजॉरिटी उसे मिल रही थी बकौल उनके इस इलेक्शन में भी, तो आइंदा उन्हें आप रूल आउट नहीं कर सकते, वो आ सकते हैं दोबारा इसी ताकत के साथ। थंपिंग मेजॉरिटी उन्हें मिल चुकी है। 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ है उसका फॉर्म 45 ये बताता है कि उन्हें थंपिंग मेजॉरिटी हासिल थी और उनकी मेजॉरिटी मिनॉरिटी में बदल गई। अब ये सूरत हाल एज इट इज ही कायम रहेगी, और आइंदा भी जब इलेक्शन होगा, या तो आप ये करें कि मैंडेट वापस हो जाए, किसी भी जल्द से जल्द वापस हो जाए, मैंडेट वापस हो जाए, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाए और फिर अच्छा बुरा करके दिखाए और फिर उसका नतीजा भुगते। तो जब तक ये नहीं होगा, यस, ये इम्कान बदस्तूर रहेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी इलेक्शन में आएगी तो उसको 1/3 उसको 2/3 जो है लोग उसको वोट करेंगे। अच्छा अजीज साहब, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जाती तौर पर तो मैं समझता हूं कि ट्रूथ एंड ये जहां से इस्तलाह आई है साउथ अफ्रीका से, वो उसके अवाम से बहुत बड़ी गद्दारी थी जो बाद में मंडेला के साथियों ने भी माना। मसला तो हबीब अकरम साहब, इस मुल्क पर वसाइल जो है उसके कब्जे का है। ये ऐसे लगता है ये पार्लिमानी जमहूरियत नहीं है, प्लाट पर कब्जे की जंग हो रही है। मालियात हैं, 2 साबिक वज़ीर आज़म कह चुके हैं 70 करोड़ का टिकट बिकता है। और इस निजाम से बेजारी का इजहार नहीं किया उन्होंने, इस माशी निजाम से अवाम ने, आप क्या समझते? देखिए, पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम जो है उसमें बहुत बुनियादी नोयत की इस्लाहात की ज़रूरत है। पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम में अगर आप देखें तो आज भी सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो दुनिया भर में हुकूमत ही होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बिजनेस में देखें, इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा मैं, बिजनेस की बात कर रहा हूँ। बिजनेस में भी आज सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो हुकूमत और उससे मुल्हिका इदारे। तो ये खुद सिस्टम के अंदर इतनी बड़ी आप यूं कहिए कि नाइंसाफी पैदा कर देते हैं या सिस्टम को गैर हमवार कर देते हैं कि आप पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को उस तरह देख ही नहीं सकते जिस तरह किसी नॉर्मल कैपिटलिस्ट सोसाइटी में देखा जा सकता है। आप हमारे यहाँ आप देख लीजिए कि बहुत बड़े बड़े कारखाने, बहुत बड़ी बड़ी चीजें वो हुकूमत या हुकूमत से मुल्हिका इदारों के कंट्रोल में है। तो आप इसे कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे एक आम आदमी के लिए बिजनेस के जरिए या अपनी सलाहियत की बुनियाद पर ऊपर आना, मुआशी तौर पर ऊपर के दर्जे में शामिल हो जाना आसान है। तो लिहाजा पाकिस्तान में चूंकि अपवर्ड मूवमेंट बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इस निज़ाम की नाइंसाफी का तासुर गहरा होता चला जाता है। इसके लिए ज़ाहिर है इस्लाहात करनी है, और इस्लाहात कोई जानदार पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही कर सकती है जिसने सबको बिठाना है हुकूमत के अंदर, स्टेक होल्डर्स को बिठा के बताना है कि जनाब आप ये जो काम कर रहे हैं ये शायद करना मुनासिब नहीं है, मुल्क की मईशत को दूसरे रास्ते पे लेके चले ताकि हम सब रह जाए।
एक और जो आपने कुछ दिन पहले देखा, मोहसिन नकवी साहब का, उन्होंने बंदा मांगा, अपनी ब्यूरोक्रेसी में से नहीं मिला उसको, यहाँ से उसे क्लियरेंस नहीं मिली पंजाब गवर्नमेंट की। नाराज नाराज से फिरते हैं ये सारे जो हैं, फिर कहते हैं ग्रैंड डायलॉग करें, आपस में बैठ के करें। क्या ग्रैंड डायलॉग करें? क्वार्टर में 2 तक स्वयं आ गया अरबों रुपए का, वो काम साथ जारी है, लड़ भी रहे हैं, हुकूमत में भी है और नाराज भी है। देखिए काई साहब, ये जो ग्रैंड डायलॉग है ना, इसका एक पाकिस्तान के तनाजुर में एक खास मतलब है, और वो मतलब ये है कि डायलॉग जब किया जाए तो उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी बैठे, उसमें अदालत भी बैठे और उसमें सियासतदान भी बैठे। अब ये एक मफरूज़ा है कि ऐसी कोई सूरत हो जिसमें सब लोग बैठे और फिर कोई नतीजा निकल आए, तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। ये एक महज मफरूज़ा है। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर ग्रैंड डायलॉग हो चुका है और उसका नतीजा हमारे पास 1973 के दस्तूर की सूरत में हमारे पास है। असल बात यह है कि हम सबको अपनी अपनी जगह ये ग्रैंड डायलॉग करने की बजाय हम अगर दस्तूर को पूरी तरह मोहतरम समझें और समझने लगे तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि ग्रैंड डायलॉग जहाँ से आवाज सवाल है थोड़ा